हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि हमेशा हर 2 या 3 महीने में मैगज़ीन में आता ही आता है, वो चर्चा में बना ही रहता है। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। तो हम सीधे इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, हुआ क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों के लिए ये क्या किया, तटस्थ विशेषज्ञ मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट, और सीओए मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसका जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अब इसका हम पहले देख लेते हैं अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या हैं। तो जो ये नियुक्तियाँ है ना, वो इंडस वाटर ट्रीटी उसके अंडर की गई है। ठीक है, और इन नियुक्तियों में क्या, इन नियुक्तियों से रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवादों का समाधान किया जाएगा। देखो, रन ऑफ द रिवर एक तरह का डैम होता है। उसके लिए आप पर्टिकुलर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डैम वाला ही नहीं चाहिए कि आपको पूरा डैम बिल्ट करना है। अब नाम ही है रन ऑफ द रिवर कि रिवर के फ्लो का यूज़ करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया। ठीक है, तो उस टाइप के डैम्स होते हैं। जैसे अब ऊपर से मान लो पानी बहता हुआ आ रहा है और आपने उसका यूज़ कर लिया। इन तरह के डैम्स को बनाने में ये डैम्स चर्चा में रहते ही हैं, तो इन्हें हम रन ऑफ द रिवर डैम कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है रन ऑफ द रिवर डैम परियोजना। तो इससे तात्पर्य क्या है, एक ऐसी परियोजना से है जिसमें जो नदियाँ हैं ना, उसके जल प्रवाह में किसी बांध का निर्माण किए बिना, जैसा मैंने अभी आपको कहा, सिर्फ प्रवाहित जल का उपयोग करते हुए ही जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, उसका जनरेशन करना। ठीक है, अब किशनगंगा या नीलम नदी, ये झेलम नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फैक्ट भी बन गया। इस नदी पर निर्मित जो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, उसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। अच्छा, चिनाब नदी जो है उस पर रतले जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी परियोजना हो गई, एक रतले जल विद्युत संयंत्र परियोजना, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, और भी देख लो, विश्व बैंक जो है इन दोनों में से किसी भी परियोजना का वित्त पोषण नहीं कर रहा। देखो, वो सिर्फ ऐसे मध्यस्थ के रूप में है, आर्बिट्रेटर के रूप में है, मतलब एक बीच में हमने एक थर्ड पार्टी को बुला लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वो साइन तो हो गई, बट दिन बाद में कुछ टाइम बाद ही उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक को थर्ड पार्टी बनाया गया कि वो इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक मध्यस्थ का रोल निभाएगा। ऐसे होता है कई बार कि दो दोस्त लड़ रहे हैं, बीच में क्या हुआ, तीसरा आया। अब तीसरे पे दोनों को विश्वास है कि हाँ, ये जो है ठीक काम करेगा, जो भी बोलेगा। तो बस यही समझ लो कि वो तीसरा दोस्त कौन है यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, अच्छा, अब एक बार आप ये भी देख लीजिए, इस मैप को आप एक बार देख लो। यहाँ पर देखो आप, ये हो गया हमारा पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। अच्छा, और यहीं पर देखिए, यहाँ पर ये है हमारा कृष्णा गंगा डैम। ठीक है, ये आप यहाँ से ये भी देख लीजिए कि सियाचिन कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर स्थित है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप रिवर्स को भी देख लो, जब आप देख ही रहे हो। ये हो गया हमारी इंडस रिवर। ठीक है, अच्छा, अब बार बार हम बात करते थे, झेलम की बात कर रहे थे हम, ये रही हमारी झेलम नदी। चिनाब ये रही। ठीक है, ये नीचे वाले देखिए आप, चिनाब है। अच्छा, और ये रहा हमारा जो भी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, रतले डैम। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो किशनगंगा डैम है वो बिल्कुल पीओ के जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है सॉरी, उसके वहीं आसपास ही स्थित है, जबकि जो रतले डैम है वो काफ़ी अंदर स्थित है। ठीक है, ये होगी हमारी रावी नदी।
ये देखिए जो यहाँ पर जा रही है, और ये हमारा आ गया यहाँ पर ब्यास नदी। ये देखिए ये ब्यास नदी। अच्छा, अब यहीं पर आप देख लीजिए कि सतलुज नदी भी है हमारे पास। अब इसको आप ध्यान कैसे रख सकते हो? आप ऐसे ध्यान रखो कि सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। मतलब ये एक आप याद रख सकते हो, बार बार अपने मन में रिकॉल कर सकते हो कि सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ये आप बार बार बोल सकते हो, याद करने में ईजी है। क्या किया? सतलुज, रावी, उनके बीच में क्या आ गई? ब्यास। ठीक है, सतलुज, रावी, ब्यास, फिर चेनाब चली गई ये यहाँ पर, ये देखिए, और ये आ गई हमारी झेलम नदी। ठीक है, इंडस नदी का तो आपको पता ही है। अच्छा, और इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। यहाँ पर आप ध्यान ये रखते हुए, सियाचिन यहाँ पर स्थित है और हमारा जो रतले डैम है वो अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें। अब आप इसमें यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए आप, इससे पूर्व पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मध्यस्थता न्यायालय, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना करने के लिए कहा था। ठीक है, अच्छा, ये न्यायालय जो है दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन के बारे में, उनकी चिंताओं के बारे में क्या करेगा? विचार करेगा। मतलब ये बीच में थर्ड पार्टी हो गई एक तरीके की। दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के जो 3 चरण हैं इनके विवाद समाधान तंत्र के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? PIC। अब PIC क्या है? वो है परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। थर्ड है हमारे पास कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब PIC के तहत क्या है कि नदी विवाद से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान ये खोजता है, ये कमीशन। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या होगा? वो क्या करेगा? जो जल का बंटवारा जो हो रहा है ना, उस पर अगर कोई क्वेश्चंस हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है तो उनका समाधान करता है। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा? अगर कोई विवाद है और उसका समाधान करना है, उसके लिए क्या होता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो पहले दो क्या है, उन दोनों में क्या है? इन्वॉल्व है कौन कौन? दोनों देशों के सदस्य। कि अगर कोई मान लो कोई समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आपस में मिलकर क्या किया? उसको सुलझा लिया PIC के माध्यम से या फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के माध्यम से, वहाँ पर अपनी बात रख के। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है कि वहाँ पर सीधा विवाद समाधान के लिए क्या है? 7 सदस्यीय क्या है? मध्यस्थता अधिकरण है ये। ठीक है, ये क्या होगा? एक तरीके का हमारा ट्रिब्यूनल कह सकते हो आप इसको, अधिकरण। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो तटस्थ विशेषज्ञों और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक करता है। अच्छा, हालांकि जो संधि है विश्व बैंक को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं देती कि क्या एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया पर वरीयता दी जानी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो बना रही हैं एक्सपर्ट पैनल, तटस्थ विशेषज्ञ और COA जो बना रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि दोनों की प्रक्रियाएँ सेम हो या किसी एक को हम ज़्यादा क्या कहें प्रेफरेंस दें किसी एक प्रक्रिया को। वो उनकी मर्ज़ी है, वो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स या फिर COA। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ देखिए, विश्व बैंक ने 1951 में जल साझाकरण विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। जल साझाकरण मतलब कि जैसे मान लो इंडस वाटर है, इंडस जो नदी है उसका पानी है, उसको कैसे हम डिवाइड करें कि कितना पार्ट इंडिया को मिले, कितना पार्ट पाकिस्तान को मिले। साझाकरण हो गया जल का। ठीक है, अब अंत में दोनों देशों के बीच 1960 में एक समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि IWT जो है उस पर हस्ताक्षर कब हुए? 1960 में। IWT के तहत सिंधु नदी के उपयोग के लिए क्या भारत और पाकिस्तान के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित किया गया? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या हमारी क्या क्या ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। अब इस संधि में कौन कौन सिग्नेटरी हैं? भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक, ये 3 सिग्नेटरी हो गए। चीन जो है वो इसका पार्ट नहीं है संधि का। अब वही जैसे मैंने आपको बोला, थर्ड पार्टी गारंटी करता है, कौन? विश्व बैंक, जैसा मैंने आपको इनिशियल में बताया। अब आप देखिए, जल साझाकरण मतलब शेयरिंग ऑफ वाटर।
अब पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी हो गई हमारे पास? रावी, ब्यास और सतलुज। इसका सारा पानी भारत को बिना बेरोक-टोक क्या आवंटित किया जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं जो इसी ट्रीटी में निकली ये बातें। जो पश्चिमी नदी हैं उसमें कौन कौन सी आ गई? सिंधु, झेलम और चेनाब। अच्छा, इसका जो जल है मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया जाएगा। हालांकि कुछ मामले हैं जिनमें भारत को इन नदियों का जो जल है उसका विद कंडीशंस उपयोग करने की अनुमति है। जैसे कृषि सिंचाई हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सिंचाई के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, और देखिए इसके अलावा जो भारत इंडस वाटर ट्रीटी में निर्धारित मानदंडों का पालन कर इन्हीं नदियों पर, कौन सी? पश्चिमी नदियों पर ही रन ऑफ द रिवर डैम का निर्माण कर सकता है। लेकिन परियोजनाओं के लिए जो लघु जलाशय, मतलब ज़्यादा एरिया नहीं ऑक्यूपाई करना है, कम एरिया ऑक्यूपाई करना है, उनका ही निर्माण किया जा सकता है। तो हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा यूपीएससी में कि स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि रन ऑफ द रिवर डैम की भारत को परमिशन दी गई है। सेकंड आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट की, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए क्या, अब क्या पता वो लिख दें कि लघु जलाशय के बजाय क्या लिख दें? दीर्घ जलाशय या वृहद जलाशय, मतलब मैसिव जलाशय, उनका ही निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन बन जाएगा। कह देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब आगे देखिए, भारत द्वारा निर्मित इस प्रकार की परियोजनाओं पर पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यही मुद्दा है जिस पर आपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं। अब सामान्य तौर पर पाकिस्तान भारतीय परियोजनाओं के लिए पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी नदी तो उनको अलॉट की गई हैं। हालांकि इंडिया को परमिशन है, कृषि के लिए यूज़ कर सकता है, रन ऑफ द रिवर के लिए यूज़ कर सकता है, बट इसी पे पाकिस्तान को आपत्ति है। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे, कौन सा? सलाल बांध परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, शाहपुर खंडी बांध, उज बहु उद्देशीय परियोजना, रावी व्यास लिंक एक्सेट्रा। ठीक है। अब स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन, ये क्या है? नदियों के जल के उपयोग के संबंध में जो सहयोग, कॉपरेशन और सूचनाओं का आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, उसके लिए दोनों देशों के द्वारा आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। ठीक है। पीआईसी को वर्ष में कम से कम एक बार तो बैठक ज़रूरी है ही, चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, एक बैठक होगी ही होगी पीआईसी की हर साल। अच्छा, ये जो संधि है 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है। पीआईसी क्या होगा? इसका पहला स्तर हमने इसको पढ़ ही लिया है पहले, ये मैंने आपको पढ़ाया, जो 3 चरण हमने पढ़े। ठीक है। अच्छा, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें किसी भी एक पक्ष द्वारा संधि से अलग होने का प्रावधान नहीं है, मतलब कोई भी अलग हो ही नहीं सकता। संधि इस प्रकार की उसका नेचर है। अच्छा, यह संधि तभी तक लागू रहेगी जब तक कि दोनों देश आपसी सहमति से किसी और समझौते की पुष्टि नहीं कर देते। मतलब मान लो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, अब फ्यूचर में मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई और ट्रीटी हो गई, तो तब ही अलग हो सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी से, अदरवाइज़ अलग नहीं हो सकते। इस संधि को सबसे सफल इंटरनेशनल संधियों में से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस संधि का अस्तित्व आपसी विवाद, युद्ध सहित निरंतर चलने वाले तनाव के बीच भी बना है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आपको पता ही आजकल कैसे चल रहे हैं, उसके बावजूद हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? ट्रीटी से जुड़े मुद्दे, सबसे पहला जल के बंटवारे पर असंतोष। अब आप देखिए, ट्रीटी के तहत 80% जो जल है ना वो पाकिस्तान को दिया गया है, इसलिए भारत द्वारा इस संधि को एक अनुचित समझौते के रूप में देखा जाता है। आपको मैंने बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इसका क्या है? थर्ड पार्टी है इसमें, ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज़ें सुझाई होंगी। ठीक है, तो ये एक विवाद का मुद्दा है इंडिया की तरफ से। अब संधि में अस्पष्टता और विवाद की संभावना की स्थिति है। बात ही कर रहे हैं कि पश्चिमी नदी को लेकर विवाद ऑब्वियसली है, वो भी हमारा पॉइंट है। अच्छा, आपसी विश्वास की कमी, अब पता ही आपको पाकिस्तान जो है इंडिया पर कितना विश्वास करता है वो आपको पता ही है, जग जाहिर है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या डर बना है कि पश्चिमी जो नदियों पर नियंत्रण कर सकता है भारत, इसीलिए वह पूर्वी सीमाओं पर नहरों के आसपास बड़ी संख्या में क्या करता है? सेना को तैनात रखता है अपने। अच्छा, पर्याप्त डेटा साझाकरण का अभाव, डाटा ही नहीं आपस में शेयर होता होगा,
शेयर कर ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान नहीं करता होगा, क्या पता इंडिया हालांकि करता है, बट फिर भी आपसी विश्वास की कमी। डेटा की जो क्वालिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। जो गारंटी करता कि सीमित भूमिका, गारंटी करता कौन है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे हमने ये दोनों अभी पढ़े ही ऊपर, दोनों प्रोजेक्ट्स, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये हमने कौन सा दूसरा देखा था, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए फिर से। यहाँ पर हमने किशन गंगा को देखा था, ठीक है, ये डैम, और रतले डैम। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हम इन दोनों को देख रहे थे। अच्छा, इन्हीं के मौजूदा विवादों में विश्व बैंक के द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ तथा मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष दोनों को एक साथ नियुक्त करना पड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब एक साथ की जाने वाली ऐसी नियुक्तियों से व्यवहारिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि दोनों की आपने एक साथ क्यों क्या कहें अध्यक्ष को लिया। अब आराम से भी कर सकते थे, इतनी जल्दबाजी क्यों थी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के पास ये पावर भी नहीं है कि किस पक्ष को वरीयता दी जानी चाहिए, ये पावर है ही नहीं। ठीक है। अब पर्याप्त पर्यावरणीय रक्षोपायों का अभाव। सिंधु नदी जो है बेसिन, उसका दुनिया के सर्वाधिक दबावग्रस्त नदी तंत्रों में से एक है। मतलब उस पर काफ़ी प्रेशर है। प्रेशर मतलब उसका काफ़ी यूज़ हो रहा है, बट उतना उसमें इनपुट नहीं जा रहा है जितना वहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है। जितना पानी हम ले रहे हैं उतना उसमें वापस नहीं जाता। जैसे कि वर्षा हुई, वर्षा से मान लो पानी वापस चले गया, इवेपोरेशन हुआ, बादल बने, पानी वापस वहीं चला गया। बट इसके केस में क्या है, काफ़ी इस पर दबाव है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, दोनों देशों का उस पर अधिकार तो है परसेंटेज में, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, साथ ही ट्रीटी के अंतर्गत सिंधु नदी बेसिन में भूजल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि मान के चलो कि पता लगे कि इंडस वाटर जो है उसके आसपास क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया, तो अब ये वाला हमारे पास प्रावधान है ही नहीं कि उसका उस केस में क्या किया जाना चाहिए। क्या उस केस में नदी का जल का जो यूज़ नहीं करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो हम चलते सीधा सुधारों की तरफ। सुधार क्या होंगे? जो यूएन वाटर कन्वेंशन है उसका अनुसमर्थन करना। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मतलब लीगल टूल है। ये आपसी सहयोग को सुगम बनाकर जो सीमा पारी जल संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है। अच्छा, सीमा पारी नदियों के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल फोरम। ठीक है। ये क्या है? ऑब्वियसली क्या करेगा ये, सीमा पारी जल विवादों हैं उसके समाधान के लिए एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रूप से मजबूत वैश्विक मंच की स्थापना की जानी चाहिए। इसकी चर्चा चल रही है। हम किन को लेकर चल रहे हैं? सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, ये जो सीमा पारी जल संसाधनों की सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति निर्माण में सहायक होगा, सहयोग करेगा जब इसको बना लिया जाएगा। पारदर्शी डेटा नीति को बढ़ावा देना कि डेटा साझाकरण करना पारदर्शी तरीके। अब ये नदी बेसिन साझा करने वाले देशों के बीच तनाव को कम कर सकता है। ठीक है। अब डेटा हमारे पास होगा तो ही तो हम कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, संधि का अधिकतम लाभ उठाना कैसे? संधि से एक पक्षीय रूप से स्वयं को अलग करना संभव नहीं है, ये बात तो ठीक है। इसीलिए भारत को नदियों के कुल उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब जितना हमें मिल रहा है ना उसको तो अच्छे से यूज़ करो। पंजाब राजस्थान है, उसमें नहरों की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी मरम्मत करनी चाहिए। अच्छा, उच्च नदी, ये क्या है? ये रावी की सहायक नदी है। अच्छा, उस पर बनने वाले उच्च परियोजना और रावी नदी पर बनने वाला कौन सा है? शाहपुर कंडी। इन परियोजनाओं में तेजी लाना। ठीक है। अच्छा, संधि पर फिर से समझौता करना। क्या होगा? दोनों देशों को भविष्य में सहयोग के लिए क्या, जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उसके प्रभाव का अध्ययन करने हेतु नदियों पर संयुक्त रूप से शोध करना चाहिए। और ये ट्रीटी के अनुच्छेद 7 में भी है कि हम मिलकर सहयोग करेंगे। किसके सेंस में? जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अध्ययन के सेंस में कि हम मिलकर अध्ययन करेंगे आगे चलकर। अब यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए
सिंधु जल संधि का क्लाइमेट प्रूफिंग संबंधी प्रावधान। क्लाइमेट प्रूफिंग क्या, कि नदी का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित करने वाली प्रणालियों के माध्यम से नदी प्रणाली के अस्तित्व को खतरे में न डालना। इसका मतलब ये कि पता चले कि प्रवाह ही बदल दिया। मान लो पाकिस्तान ने प्रवाह एक डायरेक्शन में, मान लो पूर्वी डायरेक्शन में प्रवाह है, उन्होंने क्या किया, डैम्स इस तरीके का बना दिया या स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दिया कि वो प्रवाह ही बंद हो गया और वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। नदियों में क्या, जल की अधिक और कम मात्रा वाली अवधियों के लिए लचीले जल आवंटन रणनीतियों पर सहमति बनाना। मान लो कि एक मौसम में क्या हो रहा है कि नदी का फ्लो कम है, उसमें पानी कम है, तो ऐसा नहीं कि उसको सारे यूज़ कर लेना है, तब उस हिसाब से यूज़ करना उसको। बाढ़ और सूखे के प्रबंधन को सुनिश्चित करना। अच्छा, और क्या हो सकता है, जो साझा कार्रवाइयाँ कैसे करने के लिए जलवायु जनित जो जल संबंधी खतरे हैं उनकी सूची बनाना, कि इन सब्जेक्ट्स की वजह से क्या हो सकता है, नदी के पानी को खतरा हो सकता है, या फिर क्या कहें, किसी भी तरह से जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसको ठीक करना। अब हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे वाटर शेयरिंग है उससे रिलेटेड कोई अंतर्राष्ट्रीय क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला कौन सा है, द हार्मोन डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये क्या है कि हर एक देश का अपने जो जल संसाधन है ना उन पर संप्रभुधिकार होगा। हमारे देश में गंगा नदी बह रही है तो उसका सारा जल हमारे देश का है, ये कहना चाह रहा है ये। दूसरा क्या है, कैंपियन नियम। ये क्या है, ये नियम तर्कसंगत एवं न्यायोचित हिस्से का निर्धारण करते समय जो हमारा भूमिगत जल है, भूमिगत जल या जीवाश्म जल है, उसको शामिल करने का समर्थन करते हैं। जो हमारा हेलसिंकी नियम है, ये क्या कर रहा है, जो अपवाह बेसिन है उसके जल का तर्कसंगत और न्यायोचित उपयोग करने के सिद्धांत को स्थापित किया है इसने। और बर्लिन नियम क्या हो गया हमारे पास, कि ये क्या, ये इस नियम का या इस बात का समर्थन करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल अपवाह बेसिन को साझा करने वाले जो देशों द्वारा जब जल का प्रबंधन होना चाहिए जिसमें अन्य संबंधित देशों के हितों को व्यापक हानि न पहुंचे। ऐसा ना हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वाटर ट्रीटी तो हो गई बट वो क्या कर रही है, वो दूसरों को अफेक्ट कर रही है वो ट्रीटी, किसके सेंस में, नदी अपवाह तंत्र की सेंस में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था। देखिए ये टॉपिक जो है हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, ये हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्वेश्चन बन सकता है।